हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक पैरालिसिस पेशेंट की या फिर जिसे स्ट्रोक अभी कुछ समय ही पहले हुआ है उसकी इनिशियल रूटीन रहनी क्या चाहिए। तो बहुत से पेशेंट्स हैं, बहुत से केयर टेकर्स हैं जिनके ये सवाल थे कि हमें मैम एक रूटीन के बारे में बताइए कि हमें डेली उनकी केयर कैसे करनी है या किस तरीके का रूटीन हम रखें ताकि रिकवरी अच्छी हो जाए। तो अगर हम शुरुआत करते हैं आपकी दिन के शुरू होने से, तो हर एक पेशेंट का उठने का सोने का पैटर्न अलग रहता है, टाइमिंग अलग रहता है। तो हम कोई टाइम फिक्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, बट जब से आपका पेशेंट सो के उठ रहा है तब से आप उस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले जब आपका पेशेंट उठ रहा है, उसकी जो भी मेडिकेशन है अगर प्रीवियसली उसी टाइम देनी है, उसकी जो एम्प्टी स्टमक भी कुछ देनी होती है या फिर कुछ खिलाकर देनी है, तो हम मेडिसिन से उसकी शुरुआत करते हैं। रही बात सबसे पहले उसकी ओरल हाइजीन और डेंटल हाइजीन की, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स जो आपके स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं वो इनिशियल फेज में बेड रिडन होते हैं, तो उस टाइम पे ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उनके जो माउथ है उसको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और भी बीमारियां साथ में होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके सलाइवा के साथ वो बैक्टीरिया आपके गट में जाता है और कई बार पेशेंट का पेट खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमें एक डेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हम पेशेंट को ब्रश करवाएंगे बैठे बैठे ही, अगर पेशेंट चल के उठ के नहीं जा पा रहा है। और कुछ पेशेंट्स जो बिल्कुल बेड रिडन हैं या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहे या फिर उनका जो फीडिंग ट्यूब डला हुआ है, उस टाइम में हमें क्या रखना है, पेशेंट का ओरल हाइजीन एक हम साफ क्लॉथ लेकर गर्म पानी में डिप करके उनका डेली माउथ को क्लीन करना है अंदर से, ताकि गम्स के सराउंडिंग में कोई भी इन्फेक्शन ना बने, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे खाना मुंह से नहीं ले पा रहा और मुंह खुला रहता है ज़्यादातर टाइम या फिर सूखा हुआ रहता है, तो इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस एरिया को क्लीन रखना है, तो ओरल हाइजीन इस तरीके से मेंटेन करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट अगर उठकर थोड़ा थोड़ा चल के जाना पॉसिबल हो गया है तो उसे डेली बेसिस पे नहलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा समय लेटा रहता है तो स्वेटिंग की वजह से जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पेशेंट्स बिल्कुल उठ नहीं पा रहे और अभी उतना कॉन्शियस भी नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पेशेंट की बार बार साइड चेंज करते रहना है और डेली बेसिस पे स्पॉन्जिंग करना है, बॉडी को अच्छे से ड्राई करना है, मॉइस्चराइज करना है। और कुछ मेडिकेटेड पाउडर्स आते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रेशर सोर्स वगैरह ना बने। तो हमें ये इस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मेरे पास पेशेंट्स जो क्लिनिक में आते हैं वो कंप्लेन ये कर रहे होते हैं कि मैम पेशेंट की स्किन पे बहुत सारे रैशेज निकल गए, दाने निकल गए। तो वहाँ पे मैं उन्हें हाइजीन के बारे में समझाती हूँ कि आपको डेली बेसिस पे हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि अक्सर पेशेंट क्या कर रहे होते हैं, मालिश करके पेशेंट को सुला दिया, 2-3 दिन ना तो नहलाया ना ज़्यादा साफ़ किया, तो वहाँ पर जो पसीना आता रहता है बार बार, तो कई सारे सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन आपकी स्किन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से या तो स्केबीज भी हो जाता है, जो स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, रात के समय उसमें खुजली ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसी कंडीशन भी मिल जाती है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, पेशेंट को अच्छा रिकवर करवाना चाहते हैं, तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने हाइजीन के साथ शुरू किया, अब पेशेंट्स कुछ कैथेटर पे होते हैं जिनको यूरिन मोशन का महसूस नहीं होता, उनके लिए पेशाब की नली लगाई दी जाती है, तो वो कैथेटर आपको टाइमली चेंज करवाना है, 10 to 12 डेज में उसको ज़रूर चेंज करवाइए जब तक पेशेंट को थोड़ी बहुत सेंसेशन नहीं आती। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि पेशेंट को सेंसेशन तो आ गई है लेकिन घर वालों ने कैथेटर लगवा के ही रखा हुआ है, उसकी वजह से उनके यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, वही इन्फेक्शन आपकी किडनीज तक भी जाता है और आपकी किडनीज को नुकसान देता है। तो हमें कैथेटर का इस्तेमाल तब तक ही करना है जब तक पेशेंट को सेंसेशन नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हो गया है और हल्की फुल्की मूवमेंट आ गई है तो वहाँ पर कैथेटर को रिमूव करवा देना है। अगर लंबा समय कैथेटर लगा हुआ है तो 10 से 12 दिन में उसको ज़रूर बदलें, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब जिन पेशेंट्स को सेंसेशन तो होता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिन मोशन और एकदम से वॉशरूम तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि चल फिर नहीं पाते उतना, तो वहाँ पे डाइपर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
पेशेंट को अगर हम डाइपर्स का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आपको लगता है कि डाइपर फिलअप हो गया है, उसको टाइमली चेंज करते रहिए, बार बार उसको चेंज करना है। उसके बाद वहाँ पे रैश क्रीम्स आती हैं, वो अप्लाई कीजिए, पाउडर अप्लाई कीजिए, ताकि वो स्किन ड्राई रहे और वहाँ पे कोई भी रैश ना बने। तो अगर हम ये चीज़ें मेंटेन करते हैं और इस तरीके से हाइजीन रखते हैं तो कोई भी रैशेस नहीं बनते हैं डाइपर इस्तेमाल करने पे भी। जब पेशेंट को सेंसेशन आ गई है तो उसको एक्सरसाइज के तौर पर वॉशरूम तक ज़रूर लेकर जाएं और वहाँ पर जाके ही उसको यूरिन मोशन का जो भी सेंसेशन आ रहा है वहीं जाकर पास करवाएं। ये हमें इनिशियल फेज पे ध्यान रखना है। उसके बाद अब जब हमने एक हाइजीन वाला पैटर्न समझ लिया, हमें अब डाइट के बारे में समझना है। जो पेशेंट्स फीडिंग ट्यूब पे है, जो मुंह से खाना नहीं ले पा रहे या चबा नहीं पा रहे, नाक में नली डली हुई है, तो हमें 2-2 घंटे पे उन्हें फीड देना होता है। उस फीड में ज़्यादातर हम क्या देते हैं, लिक्विड्स ही दे पाते हैं क्योंकि सॉलिड उससे पास नहीं हो पाता, चोक हो जाती है। तो कुछ प्रोटीन पाउडर्स देते हैं लोग दूध के साथ, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दाल का सूप बनाकर, दाल का पानी, दाल का सूप बिल्कुल मैश करके, मिक्स करके वो दे सकते हैं। या फिर चिकन, जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं, चिकन या फिश को दाल में ही बॉईल करके छान के उसका जो पानी रह जाता है वो हम दे सकते हैं। बाकी वेजिटेबल्स भी साथ में डाल सकते हैं, जैसे आपका गाजर हो गया या बीटरूट है या मशरूम है, इसको अच्छे से मिक्स करके छान के देना है क्योंकि वो पास नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फीड्स देते हैं वो 2-2 वाली देनी है। बीच में आप कोकोनट वाटर दे सकते हो, मिल्क दे सकते हो, काले चने का पानी है वो दे सकते हैं। बिल्कुल हम मैश की हुई खिचड़ी, जिसको बिल्कुल पतला कर दिया है, वो हम दे सकते हैं ताकि इजीली आपकी ट्यूब से जो पास हो जाए, पेटेंट रहे ट्यूब। इस तरीके का खाना हमें देना होता है। अब जो पेशेंट्स खाना चबा लेते हैं, खा लेते हैं, उनके लिए हमें कैसी डाइट देनी है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एनरिच्ड हो, मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ दे, प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, फाइबर की मात्रा अच्छी हो। तो आपके जितने भी नट्स हैं, चाहे बादाम है, अखरोट है, इन्हें आप भिगोकर दे सकते हैं पेशेंट को दूध के साथ, या पाउडर भी बना सकते हो इनका। मखाने हैं, सीड्स आते हैं आपके, अलसी के बीज हैं, या फिर पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में हमें मेंटेन रखनी है। साथ के साथ हमें फाइबर का भी ध्यान रखना है, तो आप सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसका इंटेक कर सकते हो। हमें ध्यान रखना होता है ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स पेशेंट को नहीं देने, क्योंकि बॉडी में स्टिफनेस, पेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन सी हीलिंग तो करवाता है लेकिन स्टिफनेस और स्वेलिंग भी बढ़ा देता है, तो हमें वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारा डाइट का पार्ट भी हो गया। अब जब हमारा पेशेंट को आपने थोड़ी थोड़ी देर में खाना भी खिला दिया, वो थोड़ा बेटर फील कर पा रहा है, तो उसको डेली रूटीन में एक्सरसाइज फिर करवानी है। अब एक्सरसाइज किस तरीके से करवानी है? जो पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है उनको पैसिव एक्सरसाइजेस करवाइए, मतलब किसी की सपोर्ट से आप लिटाकर ही एक्सरसाइजेस करवाइए, मोबिलिटी करवाइए। चाहे आपकी हाथ की मूवमेंट है, चाहे लेग्स की मूवमेंट है, सपोर्टेड रहेंगी। लेकिन जब हमारा पेशेंट थोड़ा थोड़ा मोबाइल हो गया है, चलना फिरना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, चाहे वॉशरूम तक जा रहा है, चाहे 2-4 कदम ही चल रहा है, तो हमें वहाँ पे एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है, मतलब कि जिसमें उसका खुद का एफर्ट लगे और हमारा एफर्ट कम लगे। तो उसकी मदद से क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में रिकवरी काफ़ी अच्छी आती चले जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मांसपेशियों में कोई अकड़न नहीं रहेगी, कोई वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आएगी, कोई वहाँ पे मांसपेशियाँ सूखना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको हमेशा एक्टिव रखा है। तो प्रोटीन की मात्रा इसीलिए हम अच्छी खाने के लिए बोलते हैं। तो आपकी पल्सेस हो गई, या नॉन वेजिटेरियन जो डाइट लेते हैं उसमें नॉनवेज हो गया, वो अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। अब आपने डेली बेसिस पे उन्हें एक्सरसाइज करवाई, मॉर्निंग इवनिंग 2 बार एक्सरसाइजेज ज़रूर करवानी है। अगर पेशेंट रात के समय देर से सो रहा है तो इवनिंग आज में उसे अच्छे से एक्सरसाइजेज करवाइए, ताकि पेशेंट पूरा अपनी जो डेली रूटीन का एक्सरसाइज का रेजिमेंट है उसको फॉलो कर सके, और रात का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी अच्छा रहे, क्योंकि जितना वो एक्टिव रहेगा, चलेगा फिरेगा, एक्सरसाइज करेगा, उतनी रात में नींद अच्छी महसूस होगी। तो उसके बाद हमें डेली रूटीन पे एक्सरसाइज इस तरीके से करवानी है। अब हमारा एक और पार्ट रह गया, वो है मसाज। डेली रूटीन में अगर हमें मसाज की ज़रूरत है तो डेली बेसिस पे हमें पेशेंट को देनी है, स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जो पेशेंट्स बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं, चलने लग गए हैं, थोड़ा बहुत स्टिफनेस रह गया है, वहाँ पर जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे आप बिल्कुल हल्के हाथ से ऑयल को अप्लाई कीजिए। ज़ोर के नहीं करना है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है, और इस तरीके से हम मसाज करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी आप मसाज कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि उसके 2 घंटे बाद आपको उस एरिया को थोड़ा क्लीन कर देना है। जब समर्स या आपका
रेनी सीजन है उस समय पे। विंटर्स में आप ऑयल फिर भी रात के समय छोड़ सकते हो। अगर मॉर्निंग में आपने मसाज की है तो उसके एटलीस्ट 1 से 2 घंटे बाद उसे नहलाएं, ताकि एकदम से उसका इफेक्ट खत्म ना हो और बॉडी के अंदर वो पूरा नरिशमेंट दे सके। जो भी रोल हमारी मसाज का है वो इतना ही है कि मांसपेशियों को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करता है। तो ये डेली रूटीन हमें फॉलो करनी है ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छी से अच्छी आ सके। बाकी जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आपको मेडिसिन के लिए, चाहे आफ्टर मील, बिफोर मील, जो भी दवाइयाँ बताया गया है वो एज पर प्रिस्क्रिप्शन आपको फॉलो करना है, उसको उसके अकॉर्डिंगली ही लेना है, कोई भी दवाइयाँ मिस नहीं करनी। अगर आप बीपी शुगर की दवाई लेते हैं, अपना खून पतला करने की दवाई लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेते हैं, तो वो भी आपको फॉलो करना है साथ में, क्योंकि आपका जो दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस है उनको वो कम करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने पेशेंट की डेली रूटीन को अच्छे से अच्छे सेट करने में, ताकि जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और हमें बताइए कि कितना रिकवरी आपको देखने को मिला है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप पर्सनली मुझसे मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। पेशेंट अगर नहीं भी आ पा रहा तो उसकी रिपोर्ट्स, उसकी वीडियोज़ ज़रूर लेकर आएँ, ताकि उसकी कंडीशन को हम असेस करके आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड कर सके। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।